ओके, तो अब देखिएगा बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारा है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे बच्चे डरते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें डरने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा थोड़ा, है ना। देखो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमें सीधा सीधा बात करना है ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में जिस मॉलिक्यूल के बेसिस पर पूरा इनहेरिटेंस बनता है। अब बच्चे बोलते सर ये इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। मान लेते हम मॉलिक्यूल्स हमें पता है, उसका मॉलिक्यूल्स का जो वर्क चल रहा है वो इनहेरिटेंस के बेसिस पर किस प्रकार से, ये हमें बताना है। चलो बताते हैं बेटा आपको। तो देखिएगा ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर है जो मॉलिक्यूल्स पूरा इनहेरिटेंस बनाते हैं। अब कल के टॉपिक में हमने इनहेरिटेंस का मतलब तो समझ लिया है बच्चा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। दो पेरेंट्स थे बेटा। कितने पेरेंट्स थे? दो, एक मेल था एक फीमेल थी, ये तो पेरेंट्स आपको पता है। लेकिन इन पेरेंट्स से आगे चलकर ऑफस्प्रिंग मिलेगा। देखो ना, आगे चलकर कौन मिलेगा? ऑफस्प्रिंग मिलेगा। छोटा छोटा बच्चा बोलते हैं ना उसको, छोटा छोटा बच्चा मिल गया। फिर इस बच्चे के साथ जो पूरे कैरेक्टर्स आ गए वो उसके पिताजी के भी थे और उनके माताजी के भी थे। यानी कि मेल से भी कैरेक्टर आ गए, फीमेल से भी कैरेक्टर आ गए। इतना ही नहीं बेटा, आगे चलकर ये बड़ा बन गया, ये बड़ा बन गया और ये बड़ा बनने के बाद इसकी शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई, है ना। सावधान हो गया उसका। सावधान होने के बाद फिर से इनसे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आ गया। क्या हो गया? छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आ गया। तो इस बच्चे के अंदर फिर से इसी के साथ कुछ कैरेक्टर आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर इसके अंदर है जो प्रीवियस पेरेंट्स के अंदर थे। देखो ना, इसके प्रीवियस पेरेंट्स के कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं। तो इसका मतलब एक जनरेशन से बेटा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कौन ट्रांसफर हो रहा है? कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उसे हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसको हेरिडिटी भी बोलते हैं, लेकिन अभी तो हम इनहेरिटेंस का ही मतलब यहां पर निकालेंगे। समझ में आ गया? अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो मान लिया मैंने, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये मॉलिक्यूलर क्या है? ये तो एक अलग सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है यार। अभी एग्जाम नजदीक आ गई है और फिर भी इतना टेंशन आ रहा है। तो देखो, जब तक टॉपिक का अच्छा कंसेप्ट नहीं समझेगा ना तब तक टॉपिक आगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो आगे चलकर इनहेरिटेंस बना रहे हैं। फिर ये मॉलिक्यूल्स कौन से है? तो ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, उस मॉलिक्यूल्स को हम न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अब कमेंट बॉक्स तो आपके पास है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपको क्लियर बताना है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है। देखो थोड़ा मैं क्लियर करवाता हूं। यस, अब देखो आपके पास कमेंट बॉक्स है, फटाफट आपको बताना है बेटा, है ना। यस, बहुत बढ़िया। प्रेरणा बेटा, भूमिका बेटा, रोहिणी बेटा, नोमन बेटा। चलो बच्चे बोले थोड़ा थोड़ा फास्ट चलिएगा सर। यस, मानता हूं बेटा, जान लेता हूं, फास्ट तो जाना ही है हमें, है ना। तो देखिएगा ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं बच्चा। यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे ना तो वो मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से हैं। देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि हमें क्या किया है, एक डिस्कवरी दी है। और जो डिस्कवरी है ना वो कौन सी है बेटा? तो वो डिस्कवरी है न्यूक्लियन की। किसकी है बेटा? न्यूक्लियन। अब बच्चे बोलते हैं ये न्यूक्लियन क्या है सर? न्यूक्लियन यानी कि इनसाइड टू न्यूक्लियस। देखो पूरा कवर करवा लूंगा, टेंशन नहीं लेना है। इनसाइड टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ना बच्चा, उसे हम न्यूक्लियन बोलेंगे। लेकिन ये न्यूक्लियन मान लिया हमने, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाला न्यूक्लियन होता है।
लेकिन क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियन कहेंगे। और वो जो न्यूक्लियन है बेटा वो हमें 1869 में पता चला है। देखो 1869 में फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत दिलदार थे, बहुत बढ़िया, बहुत सीधे साधे, बहुत दिलदार थे। जो फ्रेडरिक मिशर है बेटा 1869 में उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा मटेरियल हमें बताया, उसका नाम तो नहीं दिया लेकिन उसको बोल दिया न्यूक्लियन, यानी कि इनसाइड टू द न्यूक्लियस। लेकिन उसके बाद क्या हो गया बेटा कि इनका जो डिस्कवरी था वो डिस्कवरी इतना इंटरेस्टेड था कि उन्होंने क्या किया है कि जितनी भी डिस्कवरी दी है वो पूरी पस सेल में दी है। बच्चे बोलते यार सर ये पस सेल क्या है? बेटा ये पस सेल से एक डरबीज है जो इंजुरिस से बाहर आती है और इंजुरिस से बाहर आने वाली ये डरबीज है। अब ये जो डरबीज है ना बेटा, ये डरबीज फ्रेडरिक मिशर ने कहां से कलेक्ट की थी? ये भी बहुत बढ़िया बात है, उन्होंने हॉस्पिटल से की थी बेटा। कहां से? हॉस्पिटल्स। और जिस हॉस्पिटल्स के बैंडेज लिए थे उन्होंने, और इस बैंडेज से वो पस सेल कलेक्ट किए और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियन फाइंड आउट किया। अब ये न्यूक्लियन फाइंड आउट हो गया तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी डिस्कवरी 1869 में मिल गई, ये हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन चले गए, फिर एक ऐसे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने क्या बताया अल्टमन ने कि अरे भाई ठीक है मान लेते हैं ये न्यूक्लियन है, लेकिन ये न्यूक्लियन क्या है ये तो बच्चों को समझाओ। न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर का है, तो न्यूक्लियस के अंदर का रहेगा तो उसी टर्म को 1900 में, कब बच्चा? 1900 में क्या किया है, उसे बता दिया न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चे बोलते हैं सर ये डायरेक्ट एसिड कैसे बन गया? बेटा ये एसिड इसलिए बन गया क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाला न्यूक्लियन था ना, तो ये न्यूक्लियन क्या है? तो बच्चा ये न्यूक्लियन एसिडिक नेचर का है। कौन से नेचर का है? एसिडिक। और वहां से पता चलता है न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक कंटेंट है, और ये एसिडिक कंटेंट कोई और नहीं तो वो है डीएनए एंड आरएनए। वो क्या है बच्चा? डीएनए एंड आरएनए। यस वैष्णव बेटा, कल्पना बेटा, ओके साक्षी बेटा, करेक्ट है, बहुत बहुत करेक्ट है। यस, तो ये क्या है? ये है डीएनए और आरएनए, और जिसकी वजह से आज पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है जो डीएनए और आरएनए होता है। फिर बच्चे बोल रहे हैं यार ये क्या है? बच्चे तो बोलते हैं ये न्यूक्लियन है जिसे हम डीएनए और आरएनए बताते हैं। समझ में आया? तो पूरा टॉपिक अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो छोटा सा पार्टिकल न्यूक्लियस में है और पूरी सिस्टम को हिला देता है हमारे। फिर ये डीएनए और आरएनए पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल है क्या बेटा? बच्चे बोलते हैं सर ये जेनेटिक मटेरियल है, तो ये जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी को जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर है, और यही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहने वाला मटेरियल डीएनए और आरएनए है। लेकिन साइंटिस्ट इतने जल्दी नहीं मानने वाले। चलो सर ने कह दिया मान लिया, बच्चे बोलते चलो सर बता रहे हैं मान लेते हैं, कोई बात नहीं, डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ये मान लेते हैं। लेकिन बच्चा साइंटिस्ट जो है वो इतने आसानी से नहीं मानते थे, और उस टाइम की जो भी पीपल्स थे, जो भी उस टाइम की जनरेशन थी, वो इतनी जल्दी किसी बात को आसानी से नहीं मानती है। इसलिए तो हमारे मेंडल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, और ये बताने के लिए एक बहुत बढ़िया और सच्चे दिल के पर्सन आए थे जिनका नाम था क्या? ग्रिफिथ। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है बच्चा आपको 1928 में। कब दिया है बेटा? 1928 में।
जो ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे जिनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट दिया और जो एक्सपेरिमेंट किया है ना वो बैक्टीरियम के ऊपर किया। ये एग्जाम में पूछा है आपको, बैक्टीरियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है बेटा। यस साक्षी बेटा, वेदांत, मंगेश, यस बेटा, यस। चलो तो अब ये बात यहां पर आ गया। ये बात आती है बैक्टीरिया के अंदर ये डिस्कवरी बन गई, लेकिन वो बैक्टीरिया कौन सा था? वो लकी बैक्टीरिया कौन सा है जिसका नाम लिया है हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया कॉजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है बेटा? निमोनिया कॉजिंग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है बच्चा। कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो बैक्टीरिया निमोनिया कॉजिंग है। और ये बैक्टीरिया मिल गया फ्रेडरिक मिशर को। फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया? इस बैक्टीरिया को पकड़ लिया, बोला भाई तू चल अब मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तेरे ऊपर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। एक्सपेरिमेंट चालू किया तो उस एक्सपेरिमेंट का प्रूफ मिला 1928 में। जो मेडिकल ऑफिसर थे, खुद क्या थे? ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बना के सीधा सीधा प्रूफ दे दिया। अब जो भी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट मिल गया तो वो एक्सपेरिमेंट 2 जेनेटिक वैरायटीज के अंदर मिल गया। इस जेनेटिक वैरायटीज को उन्होंने स्ट्रेन बताया बेटा। क्या बताया? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्सपेरिमेंट देख के, यार बोलते हैं स्ट्रेन क्या है। सो स्ट्रेन इज नथिंग बट, क्या है ये स्ट्रेन? तो स्ट्रेन क्या है? तो स्ट्रेन एक जेनेटिक वैरायटीज है, और जो जेनेटिक वैरायटीज 2 फॉर्म में दिया है बेटा। कितने फॉर्म में? तो जिनका जेनेटिक मटेरियल सेल के साथ बताया, कहीं रफ होता है तो कहीं स्मूथ होता है, ये आगे चलकर पता चलेगा। तो ये बताया। अब स्ट्रेप्टोकोकस क्या करेगा? तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना बेटा, इसको फाइंड आउट किया है और निमोनिया कॉजिंग एजेंट के नाम पर उसका एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया है। जब भी एक्सपेरिमेंट चालू किया तो इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट के लिए माइस को यूज किया। माइस जिसे हम चूहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूहा ऐसा रहता है ना, छोटा छोटा सा, ओके, इस तरह से। तो ये उन्होंने ले लिया एक्सपेरिमेंट के तौर पर। एक्सपेरिमेंट के लिए माइस का यूज कर दिया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ये माइस के ऊपर ही किए हैं ज्यादातर। क्यों किए हैं? उसके पीछे एक रीजन है जो मेमेलियन प्रॉपर्टीज बताता है बेटा। जो विविपैरस है तो उसके लिए माइस को यूज किया और माइस को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया। अब 2 तो कंटेंट आपको पता चले। कौन से? एक कंटेंट पता चला है बेटा आपको, जो उसका नाम है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि पहला कंटेंट आपके समझ में आ गया, बैक्टीरिया। बच्चे बोलते हैं सर रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। यस बेटा, करेक्ट आंसर है फिर। यस अजीत, ओके करेक्ट है बेटा। उसके बाद चलो मान लेते हैं बैक्टीरिया के साथ किसको? माइस को। 2 तो बातें पता ही चल गई बच्चों को हमारे। लेकिन जो भी नॉन यहाँ पर जेनेटिक कंटेंट लिया था, जो भी 2 स्पेसीज लिया था, तो उसके अंदर जो यूज किए वाले स्पेसीज है उसी को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया उन्होंने। देखो वायरुलेंट और उसके साथ स्मूथ कल्चर। थोड़ा स्लो चलूंगा बेटा मैं, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो गए कि आगे चलकर बहुत अच्छी तरह से मजा आएगा। उसके बाद पैथोजेनिक है, ये डायरेक्टली इन्फेक्शन करता है। इतना ही नहीं, एनकैप्सुलेटेड है, यस टाइप उसे हम बोल देंगे। तो ये टर्म्स यूज किए हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद नॉन वायरुलेंट दिया है, जो रफ था। क्या था? रफ था और नॉन पैथोजेनिक भी था बच्चा। ये नॉन कैप्सुलेटेड है और आर टाइप है। क्या है? आर टाइप। चलो मान लेते हैं ये पूरा रिक्वायरमेंट ले लिया और एक्सपेरिमेंट चालू किया। अब बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं बार बार। देखो बेटा यहां पर रफ स्ट्रेन है जिसको हमने आर बता दिया, R2। इस R2 यानी कि रफ स्ट्रेन जो लिया है उसके लिए हम एक बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज करते हैं। देखो ये बैक्टीरियल सेल है और इसका जो सेल वॉल है ना बच्चा, ये रफ है। कैसा है? रफ है, मान लेते। चलो माइस को इंजेक्शन दे दिया। माइस को इंजेक्शन दे दिया तो होता क्या है, इस बैक्टीरिया के अंदर खुद का डीएनए है ना बच्चा, खुद का डीएनए है। तो ये माइस के अंदर जब हम रफ ट्रेन पास करते हैं तो आपको पता है आने वाला जो भी कंटेंट है वो तो रफ है और ये रफ सेल इसके अंदर इंजेक्ट हो गई।
होती है तो इसका सेल वॉल ब्रेक नहीं होता है। होता है क्या? नहीं। उसके साथ क्या हो गया, माइस की एक सेल हम लेते हैं, तो ये माइस की सेल है, तो माइस के सेल के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए पास ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आर यानी कि रफ सेल वॉल है वो ब्रेक नहीं हो गई, और ब्रेक ना होने से जो डीएनए बैक्टीरिया का था वो माइस के सेल में पास नहीं होगा। अब माइस के सेल में पास नहीं होता है तो माइस को निमोनिया नहीं होता है, माइस लिविंग रहता है। क्या रहता है? लिविंग। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद क्या किया, स्मूथ का इंजेक्शन दे दिया। ठीक है, किसका इंजेक्शन दे दिया? स्मूथ का। और जो भी स्मूथ का इंजेक्शन दे दिया बेटा ये यहां पर, तो क्या हो गया, इसकी जो सेल वॉल है वो स्मूथ है। क्या है इसकी सेल वॉल? स्मूथ है। देखो यहां पर मैं निकालता हूं, जो सेल वॉल है वो स्मूथ है, और सेल वॉल स्मूथ रहने की वजह से क्या होता है? यस समीक्षा बेटा, ओके दीपाली बेटा, ओके साक्षी बेटा। चलो देखो, जो स्मूथ सेल वॉल है ना, वहां से अंदर का डीएनए जो है बैक्टीरिया का वो निकल जाता है, और निकल के किसके साथ मिलता है? माइस के डीएनए के साथ। तो ये धीरे धीरे इधर से इधर पास हो गया, धीरे धीरे से इधर से इधर पास हो गया, तो ये येलो कलर का डीएनए। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर क्या बनेगा? ये बैक्टीरिया का डीएनए, और ये बनता है माइस का डीएनए। किसका? माइस का डीएनए। दोनों एक जगह पर आ गए तो माइस को निमोनिया हो गया, और फाइनली माइस की डेथ हो गई। क्या हो गई? माइस की डेथ हो गई। यहाँ पर देखो माइस उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, इसकी डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ। यानी कि स्मूथ स्ट्रेन से डेथ होती है क्योंकि डीएनए पास हो गया। अब डीएनए पास हो रहा है, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और जो माइस के सेल से बाइंड हो रहा है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये थोड़ा तो क्लिक आपको हो गया। उसके बाद क्या हो गया? इन दोनों स्ट्रेन को हमने हीट दे दी। हीट देने के बाद क्या हो गया? जो रफ सेल वॉल थी वो ब्रेक हो गई, अंदर का डीएनए अभी भी उसका लिविंग है, क्योंकि रफ सेल को थोड़ा ज्यादा हीट लगती है तो डीएनए के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं हो गया। लेकिन जो स्मूथ था वो तो पूरी तरह से बर्न हो गया, उसका डीएनए भी पूरी तरह से बर्न हो गया। फिर माइस को इंजेक्शन दिया बेटा। क्या किया? फिर माइस को इंजेक्शन दिया। अब फिर माइस को इंजेक्शन दे दिया तो माइस क्या हो गया? लिविंग रह गया। देखो ना, हीट देने के बाद स्मूथ का तो पूरी तरह से डिसोल्यूशन हो गया और माइस लिविंग रह गया, कोई इफेक्ट नहीं बनता है। फिर क्या किया है ग्रिफिथ ने? रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन को दोनों को एक जगह कर दिया, और फिर हीट देने के बाद माइस को इंजेक्शन दे दिया। अब माइस को इंजेक्शन दे दिया तो माइस की डेथ हो गई। बच्चे बोलते हैं सर हीट देने के बाद ऐसा कैसा हो गया? क्योंकि बेटा ये सेल वॉल तो हार्ड थी। कैसी थी? हार्ड थी, ये तो आपको पता है। ये सेल वॉल हार्ड थी, लेकिन हीट देने के बाद क्या हो गया? सेल वॉल वीक हो गई। सेल वॉल वीक हो गई तो अंदर से डीएनए बाहर निकल गया और सीधा माइस के सेल के साथ बाइंड हो गया। और जो स्मूथ वाली थी उसकी सेल वॉल स्मूथ रहने की वजह से वो तो सीधा बर्न हो गई। वो बर्न हो गई तो डीएनए है, और उसको अगर निमोनिया हो जाएगा तो हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए माइस के सेल के अंदर पास हो गया। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? पास होता है, उसे बोलेंगे हम क्या? उसे बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए पास हो रहा है तो वो जेनेटिक मटेरियल बन गया। ये ग्रिफिथ ने बताया। अब आपको एग्जाम के तौर पर R2 स्ट्रेन, S3 स्ट्रेन और हीट किल स्ट्रेन रखना है यार। R2 के लिए माइस लाइव रहता है, और S के लिए माइस कील होता है, और हीट किल के बाद माइस कील होता है। तो दो बात याद रखिएगा, दो बार माइस का कील हो रहा है। उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट था जो आगे चलकर 10 इयर्स के बाद 1944 में एवेरी मैक्लोड और एमसी कार्डी इन्होंने किया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अलग तरीके से बताया उन्होंने क्या किया है कि सीधा एक्सपेरिमेंट जो किया था वहां पर एविडेंसेस के तौर पर उन्होंने डीएनए और आरएनए दोनों के साथ एक स्ट्रेन यूज किया जो स्मूथ स्ट्रेन था, यस स्ट्रेन उसे हम बोलेंगे, और आरबी स्ट्रेन यूज किया है।
लेकिन उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया। क्या बताया? ट्रांसफॉर्मेशन। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो हार्मलेस था। क्या था? हार्मलेस, ये बताया। इनके एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आ गई कि जाने वाला जो भी था वो जेनेटिक मटेरियल था। कौन था? जेनेटिक मटेरियल। सो आपको ज्यादा गौर से देखना है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद मैक्लोड और एमसी-कार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट दिया है आफ्टर द 10 इयर्स 1944 में, तो उनके एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि जो भी यहां पर प्रूफ दिए हैं, जो भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए जेनेटिक मटेरियल के, उसके लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल लिया है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। उसके बाद आरएनए के बारे में भी इन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि प्रोटीन के साथ एंजाइम भी होता है, और डीएनए आरएनए दोनों का अगर हम जेनेटिक मटेरियल के तौर पर एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो हमें आर और एस सेल का भी पता वहां पर चलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हार्मलेस स्ट्रेन के बारे में था जो हमें बताया है एवेरी, मैक्लोड और एमसी-कार्टी। अब देखो एक्सपेरिमेंट को सीधा सीधा किस प्रकार से अप्लाई किया उन्होंने। क्या किया है? सबसे फर्स्ट आर स्ट्रेन लिया है जो नॉन वायलेंट था, जिसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं था। उसके साथ उन्होंने प्रोटीएज का यूज किया है, और प्रोटीएज का यूज करने के बाद फिर से डीएनए लिया है। लेकिन जब भी डीएनए अप्लाई किया तो माइस का लिविंग रह गया। माइस क्या हो गया? माइस लिविंग रह गया। अब माइस अगर लिविंग रह रहा है, इधर का माइस डेड हो रहा है, तो ये माउस अगर लिविंग रह रहा है तो पता चलता है कि डीएनए को, जो डीएनए था उसके लिए जो डीएनए एंजाइम था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रन नहीं होने दे रहा था, तो उसकी वजह से ये माइस लिविंग बन गया। लेकिन यहां पर प्रोटीएज का वर्क लिया हमने तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, लेकिन जो डीएनए था वो तो अप्लाई कर गया इसके ऊपर, और माइस का बेचारे का डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ हो गया। तो सीधा सीधा ट्रांसफॉर्म प्रोसेस यहां पर बताइए हमें एवेरी ने। उसके बाद हर्षिचेज ने भी सेम प्रोसेस बताई है। हर्षिचेज बताते हैं कि यार यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए प्रोटीन का तो कोई यूज नहीं होता है, लेकिन बच्चा यूज होता है वो किसका? बैक्टीरियोफेज का। ये बात याद रखिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आप हर्षिचेज के बारे में बैक्टीरियोफेज को याद करिएगा, और आर और एस स्ट्रेन और प्रोटीएज और डीएनए के बारे में सोचना है तो एमसी-कार्टी और मैक्लोड के बारे में सोचिएगा। तो क्वेश्चन जब भी बनेगा मैक्लोड से अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा एंजाइम और प्रोटीन को याद कीजिएगा, डीएनए, प्रोटीएज। और एवेरी के बारे में, हर्षिचेज के बारे में, सॉरी एवेरी नहीं, हर्षिचेज के बारे में, और जो भी एक्सपेरिमेंट आएगा 1952 के दौर पर, तो वहां पर बैक्टीरियोफेज को याद रखना है। किसको? बैक्टीरियोफेज। अब जो हर्षिचेज का एक्सपेरिमेंट है वो 1952 में, ये भी आपको जो है ईयर पूछा था एग्जाम में, तो ये जेनेटिक मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए ये पूरे एक्सपेरिमेंट उन्होंने हमें दिए है ना। यस, करेक्ट है बेटा। ओके अनुराग, करेक्ट है बेटा। यस, हेलो हेलो बेटा रुपेश, हेलो साक्षी बेटा, फॉस्फरस करेक्ट है। यस, स्नेहा बेटा यस, दीपाली बहुत बहुत करेक्ट है। ओके, तो बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, है ना। देखिएगा ये हो गया। अब एक बात आपको बताता हूं, हर्षिचेज के एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें दिया है बैक्टीरियोफेज। बच्चे बोलते हैं ये बैक्टीरियोफेज क्या है? बेटा जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, वो रहता है बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज दिखाई दे रहा है इस तरफ, इसके अंदर सल्फर प्रोटीन कैप्सूल है उसके पास, और इधर दिखाई दे रहा है फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए कोर, वो सेकेंड बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर इसका प्रोसेस अप्लाई होता है। फर्स्ट तो इन्फेक्शन बनेगा, इन्फेक्शन हो गया तो सीधा ये जो भी बैक्टीरियोफेज है वो चिपक जाएंगे किससे? बैक्टीरियल सेल से। उसके बाद ब्लेडिंग आता है। ब्लेडिंग मींस इनके जो एंकर है ना बेटा, ये नीचे वाले ये हुक्स, ये वो पेनिट्रेट करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर दिए कि सीधा डीएनए मटेरियल अंदर आ रहा है, इनका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ रहा है। डीएनए तो नहीं बोलेंगे हम बैक्टीरियोफेज के लिए, जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेशन हो गया, यानी कि सेंट्रीफ्यूज किया है इस सेल को, और उसके बाद
यहाँ पर दिखाई दे रहा है फॉस्फोरस डेड सेल्स और नो फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस लाइक मटेरियल है वो तो बाहर आ गई, इसे हम सुपरनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपरनेंट। और जो जेनेटिक मटेरियल था वो अंदर आ गया, यानी कि बैक्टीरियल सेल जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्ट हो गई। इधर के साइड में भी जो सुपरनेट है वो तो बाहर आ गया, देखो ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, और जेनेटिक मटेरियल अंदर है। तो इसका मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल पास होता है। जो जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल से पास हो जाएगा तो वो जेनेटिक कैरेक्टर भी ट्रांसफर करेगा, और जो एक सेल से दूसरे सेल तक जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रहा है, तो वो तो जेनेटिक मटेरियल बनता है। ठीक है, तो ये बताया, सॉरी, तो ये किसने बताया बच्चा? ये बताया हर्षी चेज ने। ठीक है, उसके लिए उन्होंने फॉस्फोरस 32 याद रखिएगा, एग्जाम के दौर पर पूछते हैं, और सल्फर 35। ओके, तो ये बात आपके लिए बहुत बहुत सिंपल थी और बढ़िया थी, ये हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिखाया। उसके बाद देखो ये 3 एक्सपेरिमेंट, जिन तीनों एक्सपेरिमेंट से आउटपुट एक ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बेटा। क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और जो आगे चलकर क्या बनाएगा? पूरी लाइफ की हिस्ट्री बता देगा, पूरी लाइफ हिस्ट्री बदल देगा, है ना। यानी कि लाइफ की हिस्ट्री बदलना है तो डीएनए बहुत बड़ा वर्क करेगा। आपको तो पता है अगर डीएनए नहीं रहेगा तो लाइफ हिस्ट्री बहुत स्ट्रगल में आएगी, है ना। तो इस तरह से डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बात यहाँ पर समझ लेना है। अब फिर आता है आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी बात दी है जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन में डालती है। बेटा अगर हम सोचेंगे हमारा डीएनए कितना बड़ा है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार सर ये तो सेल ही नहीं दिखाई दे रही है, सेल के अंदर का डीएनए कब दिखाई देगा? साला सेल तो नहीं दिखाई देती है, न्यूक्लियस भी नहीं दिखाई देता है, और फिर तो डीएनए कैसा दिखेगा? आप तो कमाल की बात कर रहे हो, है ना बेटा। यस, एमडी क्रिएशन बेटा, ओके वेलकम बेटा हर्षदा। तो ये तो कमाल की बात है, बच्चों को लगता है यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो बेटा हमारा जो डीएनए है ना बेटा, वो एक ऐसा डीएनए है जिसका अगर हम लेंथ काउंट करेंगे ना तो यार कसम से 2.2 मीटर है। ये कितना है? 2.2 मीटर। बच्चे बोलते हैं सर अरे यार क्यों बता रहे तुम, इतना क्यों डरा रहे, इतना लंबा कभी डीएनए होता है क्या? 100% होता है बेटा। फिर ये इतना लंबा डीएनए इतने कम जगह में बैठता कैसे है? जो तो न्यूक्लियस दिखाई भी नहीं दे रहे, आप तो बोल रहे सेल भी नहीं दिखाई दे रही है, और इतना लंबा डीएनए बैठेगा कैसा? तो ये लंबा डीएनए है ना बेटा, ये अकेला नहीं बैठता है, इसके साथ कोई तो होता है। कौन होता है इसके साथ? इसके साथ एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। और ये प्रोटीन इसके साथ है। क्या है? प्रोटीन इसके साथ है, और ये प्रोटीन के अराउंड में इस तरह से वाइंड होता है। क्या होता है? वाइंड होता है। तो प्रोटीन्स के अराउंड में ये वाइंड हो गया तो उसे बोलेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसलिए हमारा डीएनए और प्रोटीन बहुत गहरे दोस्त है। क्या है? बहुत गहरे दोस्त है। हम बोलते हैं ना तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया। उसी तरह से ये दोस्त है, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता है, और इतना लंबा डीएनए वो प्रोटीन के साथ रहेगा। तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए होगा। तो उसके लिए क्या बताया हमें? उसके लिए हमें बताया है ई कोलाई का स्ट्रक्चर। कौन सा? ई कोलाई। फिर ये ई कोलाई जो है इसेर्शिया कोलाई, इसको हम यहां पर लेते हैं। उसके सेल के बारे में सोचते हैं तो 3 माइक्रोन डीएनए दिखाई दे रहा है। हमारा डीएनए तो बहुत लंबा है, समझ में आया। अब देखो इतने छोटे से सेल में ये डीएनए सर्कुलर नेचर में होता है, और वो न्यूक्लियोइड के बेसिस पर हम बताते हैं। ठीक है, कैसा है? सर्कुलर है, राउंड एंड राउंड है। ठीक है, नेकेड रिंग उसके पास है, और 1100 माइक्रोन लॉन्ग या फिर प्राइम मीटर्स पर हम उसे बताते हैं। तो 4.6 मिलियन बेस पेयर उसके अंदर होते हैं। कितने? 4.6। तो ये जो रीडिंग दी वाली है ना, ये जो वर्ड दिया है 4.6, इसे याद रखिएगा। ये बिलियंस के तौर पर बेस पेयर है हमारे डीएनए के अंदर। तो ई कोलाई के अंदर भी ये होता है।
अब देखो ये यहाँ पर सीधा सीधा हमें कॉइलिंग डीएनए का स्ट्रक्चर दिया है, पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितना दिया है यहाँ से हम बात करेंगे। देखो इस डायग्राम को अच्छी तरह से रटना है बेटा, क्योंकि आपको देखो 350 माइक्रॉन्स ये पूछते हैं, 30 माइक्रोन भी पूछा है जब आरएनए के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सर्कुलर अनफोल्डेड फॉर्म में वो 315 माइक्रोन रहेगा। उसके बाद देखो आगे चलकर फोल्डेड फॉर्म में आएगा तो 40 से लेकर 50 लूप्स वहां पर दिखाई देते हैं, तो वो 30 माइक्रोन बनेगा। फिर 2 माइक्रोन में आ गया तो सुपर कॉइल्ड होता है। आपको पूछेंगे सुपर कॉइल्ड क्रोमोसोम्स नेचर कितना होता है, तो 2 माइक्रोन होता है बच्चा। चलेगा बेटा, यस ओके यस ओके सर थोड़ा फास्ट गया ना। यस बेटा नोमान, चलो फास्ट लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके बच्चे आंसर बताइए बेटा। यस, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, करेक्ट है बेटा। यस एमडी क्रिएशन बेटा बहुत बहुत करेक्ट है ना। चलो तो ये बात याद रखिएगा। अब क्या होता है, सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन के तौर पर नेकेड डीएनए भी यहां पर दिखाई दिया है देखो, और आरएनए क्लिप्स। ठीक है, अब पार्शियली डीएनए डाइजेशन, इधर के साइड में पार्शियली डीएनए डाइजेशन। तो ये डायग्राम के लिए हमें से ये पॉइंट याद रखना है। कौन सा, ये जो मैंने स्टार अभी यहाँ पर किया है ना, तो ये सुपर कॉइल, ये याद रखिएगा, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिएगा हमारा डीएनए का पैकेजिंग है, मैंने आपको बताया था, और हमारे डीएनए के साथ प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। बच्चे बोल रहे हैं चलो डीएनए के साथ प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन इस प्रोटीन्स का नाम क्या होता है बेटा। ये जो प्रोटीन्स है ना, इनका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है, हिस्टोन। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ होते हैं, और उस हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन के 4 मॉलिक्यूल है। इसको सिंगल फॉर्म में 8 बोलेंगे हम। तो ये इसका प्रॉपर्टी और नेचर है। देखो पहला मॉलिक्यूल होता है इस प्रकार से, एक बन गया, जिसे हम अलग अलग नाम से बताते हैं बेटा। ज्यादा यहाँ पर मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपको समझना भी बहुत जरूरी है। देखो अब 4 मॉलिक्यूल से चलो उनके नाम लिखते हैं, पहले उसके टाइप्स बताते हैं। तो पहला कौन सा है बेटा, जो होता है उसे हम बोलेंगे H2A, दूसरा बच्चा H2B, तीसरा बेटा H3, चौथा प्यारे प्यारे बच्चों कौन सा है, H4। तो ये 4 मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल बता रहा हूं मैं, यानी कि ये डबल डबल है। H2A 2 है, H2B 2 है, H3B 2 है, ये भी 2 है, A भी 2 है, A भी 2 है, A भी 2 है। ठीक है, ये क्या हो रहा है भगवान। चलो ठीक है, पूरे क्या है, 2 है, यानी कि टॉइस है। अब इस टॉइस को एक जगह पर ला लिया बेटा, मैंने क्या किया है, एक जगह पर ला लिया। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, देखो ये आपके सामने। ठीक है, अब इसके अराउंड में ये देखो, मैं अभी इसको ही एडिट करूंगा, इसी डायग्राम को। ये देखो ये फर्स्ट वाला H2A बन गया, उसके साथ इसी के पीछे या फिर इसी के साथ ये H2A है। क्या है, H2A। इसको मैं यहीं पर नाम दे देता हूं, आपको दिखेगा H2A। कितने बन गए H2A, 2। फिर H2B है, उसके साथ ये भी H2B है, कितने बन गए, 2। उसके साथ H3 है, ये वाला H3 है, चूक के बेटा ये यहाँ पर H3, और ये H4 है, इसके साथ H4 है। यानी कि कितने मॉलिक्यूल हो गए, टोटल काउंट कीजिएगा बच्चा, टोटल मॉलिक्यूल काउंट कीजिएगा। यस गौरव, कितने काउंट कीजिएगा राधा बेटा। ओके, तो कितने काउंट कीजिएगा ना, 8 है। कितने है बेटा, 8 है। अब 8 है इसलिए हम उसे बोलेंगे ऑक्टेमर। क्या बोलेंगे, ऑक्टेमर। और ये एग्जाम में पूछा है, हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑक्टेमर्स। तो कितने हैं, 8 है। समझ में आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। सो ये बात याद रखिएगा। अब इस ऑक्टेमर के अराउंड में ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये कौन है, ये रेड वाला है डीएनए। क्या है, डीएनए। और एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया था, ये H1 इसके साथ होता है,
ये रखिएगा याद, यानी कि विच टाइप्स ऑफ द प्रोटीन ऑब्सेंट इनटू द न्यूक्लियोसोम ऐसा बोलते हैं, तो वहां पर H1 याद रखना है। अब फिर से एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार देखो ये दोनों जगह एक जगह पर आ गए, तो जब डीएनए बेटा, जब डीएनए उसके साथ हिस्टोन होता है तो दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए। फिर डीएनए किस प्रकार से दिखता है पैकेजिंग? जहां पर डीएनए का पैकेजिंग बन रहा है उस एरिया को न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, क्योंकि बेटा यहां पर डीएनए है ना, और ये प्रोटीन है, दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ है, बातें खास खास है। अब बातें खास खास है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उन्होंने न्यूक्लियोसोम बना लिया। क्या बना लिया? न्यूक्लियोसोम बना लिया। यहाँ पर तो ओनली डीएनए ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? डीएनए ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओनली डीएनए ही दिखाई दे रहा है। खत्म। तो ये बनता है कोर। ये क्या बनता है? कोर बन गया। तो ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे। अब देखो ये डीएनए और हिस्टोन, इसको एक जगह से रैप करने के बाद देखो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, डायग्राम से मैं समझाऊंगा। ये देखो ये डीएनए का फ्रैगमेंट है, कैसा डीएनए बन गया, उसकी माला बन गई। क्या बन गई? माला। ये गले में पहनना है किसके? तो है ना, गले में पहना लेना है। अगर पढ़ाई अच्छी नहीं करे तो ये माला गले में डाल लेना है और शादी बना लेना है ना। इस तरह से देखो ये माला बन गई। क्या बन गई? माला बन गई। इस तरह से ये बन गई डीएनए की इस तरह से। अब ये माला जो बनती है तो उसका स्ट्रक्चर जो दिया है इस प्रकार से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन 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 और प्रोटीन। और ये जो है ना ये प्रोटीन बन रहा है, उसके साथ जो लंबा था वो कौन था? ये लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, ये था डीएनए। दोनों को मिला के बोलेंगे बीड्स ऑन दी रिंग। क्या बोलेंगे? बीड्स ऑन रिंग। खत्म यार, आया समझ में? ये बात याद रखिएगा। तो एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे तो आपको याद रखना बच्चा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। और जहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। क्या? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है खुद के जैसी दूसरी कॉपी बनाना। क्या बनाना? खुद के जैसी दूसरी कॉपी बनाना। अब जब भी डीएनए बनता है तो उसके लिए आपको एक बात याद रखना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को याद रखना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो ओल्ड होता है। इतना ही नहीं बेटा, कुछ एंजाइम्स को याद रखना है। इतना ही नहीं बेटा, एंजाइम्स के साथ याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज को भी। वो तो एंजाइम के अंदर ही आता है, लेकिन फिर से यहां पर हम लिखेंगे उसे पॉलीमरेज को याद रखना है। ये हो गया। उसके बाद कुछ नए पॉइंट्स याद रखेंगे हम। कौन से? ओका, झाकी, फ्रैगमेंट, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या याद रखना है हमें? उसके बाद याद रखना है रेप्लिकेशन फॉर्क। बस क्वेश्चन आएगा तो इतने ही पॉइंट से आएगा। ये 5 पॉइंट्स अच्छी तरह से देखिएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कि ओल्ड स्ट्रैंड होता है, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं लाइगेज, हेलिकेज और आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद ओकाजाकी फ्रैगमेंट यानी कि न्यू फ्रैगमेंट्स और रेप्लिकेशन फॉर्क यानी कि जहां से रेप्लिकेशन बनता है। देखिएगा डायग्राम की तरफ चलता हूं मैं। क्या दिया है डायग्राम में बेटा? यहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। इसका मतलब जो भी डीएनए हमारा इस तरह से वॉइड था वो अनवॉइड बन रहा है। क्या बन रहा है? अनवॉइड बन रहा है। जहां से डीएनए अनवॉइड बन रहा है वहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। और ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए यहां पर है हेलिकेज एंजाइम। कौन सा? हेलिकेज।
ठीक है, उसके बाद आगे चलकर आरएनए पॉलीमरेज आता है और यहां से रेप्लिकेशन चालू हो गया। 5 प्राइम एंड्स दिख रहा है आपको, वहां से बनते जा रहा है 3 प्राइम एंड तक। ठीक है, तो सीधा सीधा जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड, जो डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। यस बेटा, साक्षी बेटा, गणेश, ओके ओके, अचल बेटा, नेहा, ओके। चलो, बच्चे का ध्यान नहीं है पढ़ाई पर, है ना? थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ तो खाता हूं अभी। यस, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अगर एक बात समझ में आएगी तो 1 मार्क 2 मार्क बढ़ने ही वाले हैं ना, नुकसान तो नहीं होगा आपका, है ना? बेनिफिट ही होने वाला है। ओके, जो देखो, अब देखो यहां पर लैगिंग स्टैंड यानी कि न्यू स्टैंड है, और जो ओल्ड स्टैंड है वो तो है ये वाला टेम्पलेट स्टैंड, लैगिंग स्टैंड जो न्यू है, और ये बनते 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 जा रहा है। ये जो फ्रैगमेंट बन रहे हैं ना, तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट है बेटा। ये डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्टैंड बन गया, उसके साथ ओकाजाकी फ्रैगमेंट दिखाई दे। ओकाजाकी फ्रैगमेंट आगे चलकर क्या होता है बेटा हर्षवर्धन? आगे चलकर ये क्या करते हैं? तो ये सीधी सीधी बात है कि यहां पर ये फ्रैगमेंट जोड़े जाते हैं, और जोड़ने के बाद क्या होता है? वहां पर लाइगेज एंजाइम का वर्क चालू होता है। ये लाइगेज से जोड़े जाते हैं, तो लाइगेज को याद रखिएगा। ठीक है, और इधर से जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा वो रहेगा लीडिंग स्ट्रैंड। क्या रहेगा? लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस होता है बेटा, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक रन होता है। लैगिंग स्ट्रैंड फिर से 5 to 3 रन हो रहा है, तो इस तरह से। तो ये बनता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन बनने के लिए नाइट्रोजन बेस की जरूरत है। ये यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है, ये रहेगा तो आगे चलकर टी बनेगा, ए रहेगा तो आगे चलकर टी बनेगा। ठीक है, जी रहेगा तो आगे चलकर सी बनेगा। क्या बनेगा? सी बनेगा। ये बात याद रखिएगा। इतना ही नहीं बेटा, अगर यहां पर सी रहेगा तो यहां पर जी बनेगा, तो ये सीधी सीधी बात है, तो आगे चलकर दूसरा स्ट्रैंड बनता है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन है, जिसके अंदर एंजाइम्स को अच्छी तरह से याद रखना है। फिर आती है डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जहां पर हाफ हाफ डीएनए का पोर्शन बनता है। देखो यहां पर N14 दिया है, फटाफट बताइएगा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो दी है वो किस प्रकार से? 15 डीएनए है, डीएनए फ्रैगमेंट बन गए 20 मिनट्स के अंदर। फिर क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और N15 एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर N14 उसके साथ है फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ पर एक स्ट्रैंड N14 का, एक स्ट्रैंड N15 का, यानी कि हाफ जनरेशन बन गई सेमी कंजर्वेटिव। फिर आगे चलकर 14 मिनट में एक जनरेशन में पूरी तरह से N14 मिल रहा है, फिर सेमी कंजर्वेटिव मिल रहा है हाफ हाफ। यहाँ पर देखो N14 N15 N14 N15 और फाइनली N14। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में आपको हाफ हाफ जनरेशन मिलती है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है। और मिलने वाला जो सेमी कंजर्वेटिव है N14 N15, ये हाइब्रिड के दौर पर देखेंगे हम। कौन से दौर पर देखेंगे? हाइब्रिड, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन is the process that replicate the DNA strand and also it completes with the semi conservative method। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं चलो फटाफट फटाफट बताना है, आंसर भी बताना है बेटा। हाँ, गुम हो गए बच्चे। यस यस, सुहानी बेटा, ओके। संयम बेटा, लैगिंग इज डिसकंटिन्यूअस, लीडिंग इज कंटिन्यूअस। बहुत करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर। ओके, अचल बेटा, यस। दीपाली बेटा, नेहा बेटा, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखिएगा सेंट्रल डोग्मा याद रखना है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा यानी कि इंटरमीडिएट्स बोलते हैं हम उसे। देखो सीधा सीधा यहां पर एक छोटा सा पर्सन है या फिर एक व्यक्ति है,
पर्सन बोलेंगे, यहाँ पर दूसरा पर्सन है। इस पर्सन को इस पर्सन से कुछ बताना है, या फिर इसके साथ एक बैग है, ये बैग इसे देना है। तो देने के लिए ये क्या करेगा, किसी एक को बता देगा। तो ये आ जाएगा और उसके कहने से बैग लेगा, और ये बैग किसे देगा, इसको दे देगा। ठीक है, इसको लाकर बैग दे देगा। इसको जब बैग लाकर दे दी तो बैग देने वाला कौन है, इंटरमीडिएट बन गया। कौन बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। समझ में आया ना, तो बैग देने वाला बन गया इंटरमीडिएट। इसी तरह से सेंट्रल डोग्मा का वर्क चलता है। सेंट्रल डोग्मा जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बताए वाला एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और जो हमें FHC क्रिक ने बताने की कोशिश की थी बेटा। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया था 1958 में। 1958 में पता चला है, क्या पता चला है, सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो देखो, डीएनए से अगर mRNA बन रहा है और mRNA से क्या बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे सीधा सीधा हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये mRNA क्या कर रहा है, यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक दे रहा है, तो ये सेंट्रल डोग्मा बन गया। क्या बन गया, सेंट्रल डोग्मा। यस, क्या बन गया, सेंट्रल डोग्मा बन गया। समझ में आया आपको, स्लो हो रहा है बेटा, चलो थोड़ा फास्ट ले लेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। यस, सेंट्रल डोग्मा, बहुत करेक्ट है बेटा गणेश। तो ये बन गया। इतना ही नहीं बेटा, अब इसके अंदर और भी एक छोटी सी टर्म मैं आपको बताऊंगा। क्या बताना है, देखो सिंपल सी बात है। देन क्या हो गया, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद भी हम बोल सकते हैं उसको, तो कुछ सालों बाद क्या हो गया, एक बढ़िया साइंटिस्ट आ गए। कौन आ गया, एक बढ़िया साइंटिस्ट आ गए। उन्होंने क्या किया बच्चा, उन्होंने 1970 में एक छोटी सी टर्म बताई। क्या बताई, डीएनए से अगर आरएनए बनता है, क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, या फिर पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे हमसे। ठीक है, ये बन गया, तो इसे बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, जस्ट इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। लेकिन जब आरएनए से वापिस अगर डीएनए बनेगा तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये हमें वहां पर बता दिया उन्होंने सेंट्रल डोग्मा को। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट्स कौन से, यूनिट्स भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो यूनिट्स कौन से हैं, ये होता है प्रमोटर जो स्टार्ट करता है, उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड, स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग स्ट्रैंड, देन आता है टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बन गए। उसके बाद सिंपल बात आपको दी है, फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड किस प्रकार से बन रहा है, ए बन रहा है और यहाँ पर जी दिखाई दे रहा है, 5 to 3 बन रहा है। इधर भी 5 to 3 सी बन गया, टी बन गया, इधर 5 to 3 जी बन गया, ये बन गया। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड बन गए। क्या बन गए, कोडिंग स्ट्रैंड। फिर आता है आरएनए की बारी। यहाँ पर टीआरएनए दिया है हमें, देखो ये ग्लूटामिक एसिड लिंक अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइड है, यहाँ पर अमाइनो एसिड आकर बैठते हैं और टीआरएनए के पास ये एंटीकोडॉन से जो एमआरएनए को ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये वाला एमआरएनए दिखाई दे रहा है, ये वाला टीआरएनए दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, इसी तरह से। तो जब भी एमआरएनए टीआरएनए के साथ रहेगा तो आपको पता है एंटीकोडॉन साइड यहाँ पर दिखाई देते हैं, कहां पर, एंटीकोडॉन लूप के ऊपर। तो टीआरएनए के पास है जो सीधा अमाइनो एसिड लाकर किसे देता है, या आरआरएनए को देता है, या एमआरएनए के साथ रहने वाले को देता है, और वहां से आगे चलकर प्रोटीन बनता है। तो ये उनका हेलिकल और नॉन हेलिकल और क्लोवर लीफ मॉडल का स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर दिया। फिर आता है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। अब ये पूरे यहाँ पर क्या दिया है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एटीपी का जरूरत है, मैग्नीशियम डाइवैलेंट का जरूरत है बेटा,
उसके बाद यही नहीं तो यहाँ पर एंजाइम्स की जरूरत होती है, इलॉन्गेशन प्रोसेस और ट्रांसलेशन चलता है और फाइनली फैक्टर रिलीज होता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, जिसे ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो आपको पता है, देखो सीधा सीधा मैं एक पॉइंट यहां पर लिखूंगा, जो डीएनए है ना, उस डीएनए से बन रहा है एमआरएनए। कौन बन रहा है? एमआरएनए। कौन बन रहा है बेटा? उस डीएनए से बन रहा है एमआरएनए। थोड़ा मैं क्लियर करूंगा, देखो, हाँ, एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए बन गया तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, एमआरएनए से आगे चलकर कौन बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो वो होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। ओके, ये बात याद रखिएगा। यस बेटा, समझ में आ गया इतना? यस। तो अब देखिएगा, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है तो उसके अंदर मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत बार एग्जाम में आने वाला है। मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन जो बहुत बार एग्जाम में आया था। अब यहाँ पर हमें पता है 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। कितने? 20 अमीनो एसिड की, जो अमीनो एसिड एमआरएनए के ऊपर आएंगे और एमआरएनए के ऊपर आने के बाद आगे चलकर पूरा प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा। तो ये प्रोसेस इस प्रकार से हमें दी है। देखो, ये वाला पोर्शन कौन सा है? तो ये वाला जो पोर्शन है ये सीधा सीधा सब यूनिट है राइबोसोम का। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये राइबोसोम का सब यूनिट है, लार्ज पार्टिकल। यहाँ पर टीआरएनए आ गया, जिसने क्या किया है, अमीनो एसिड को लाया और वो बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद एमआरएनए के पास एस्केप साइट है, एक्सेप्ट साइट है और पी साइट से एमआरएनए आता है खुद के पास। अभी देखो यहाँ पर ये टीआरएनए, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टीआरएनए है ना, तो इस टीआरएनए की जो साइट है, ये लूप्स है उसके, ये वाला उसका एंटीकोडॉन लूप है। चलो, ये वेरिएबल आर्म होता है। क्या होता है, एमआरएनए अमीनो एसिड को पकड़ता है। किसे पकड़ता है? अमीनो एसिड को पकड़ता है। तो यहाँ पर देखो ए, टी और जी है। क्या है? ए, टी और जी, और ये पूरा हमारा स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड के ऊपर यहां पर है टी, उसके बाद ए और फिर आता है सी। तो ये क्या करेगा, खुद के साथ अमीनो एसिड लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? अमीनो एसिड। थोड़ा यार गौर से देखिएगा, अमीनो एसिड लेकर आएगा और इधर से बेचारा आ जाएगा, इसके पास 3 साइड से। कौन से? 3। यहाँ पर ए एक्सेप्ट साइड है, उसके बाद पी बाइंडिंग साइड है, उसके बाद एस्केप साइड है। ई एस्केप यानी कि छूट के जाना। तो इस तरह से, तो ये इधर से आता है और यहाँ से इधर चले जाता है। लेकिन जब भी इधर जाएगा तो उस टाइम यहाँ का प्रोटीन इधर दे देगा। तो ऐसे प्रोटीन जमा होते 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 कितने होते? 20। और 20 प्रोटीन बनेंगे तो वो प्रोटीन का रिंग बाहर निकलेगा, इसे बोलेंगे प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, कितने अमीनो एसिड जमा होते? 20। और 20 अमीनो एसिड जमा हो गए, ये कभी 20 भी होते, 22 भी होते। तो ये जमा होते हैं तो वहां पर एक साइकिल मिलती है ऐसी, और वो साइकिल रहेगी प्रोटीन की। क्या की रहेगी? प्रोटीन की, है ना? ये बात समझ आ गई? यस बेटा। पंकज, ओके, वेदांत, सुधाकर, गौरव, तो ये बात होगा। तो यहां पर इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस चलता है। अब ये बताया आपको इसके दौर पर, जहां पर लैक ओपेरॉन का वर्क ज्यादा है। लैक ओपेरॉन में आपको इंड्यूसर और इंड्यूसर प्रेजेंट और एब्सेंट है, 2 बातें याद रखना है। इंड्यूसर जहां पर भी एब्सेंट होता है तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किस प्रकार से है, देखो। और जहां पर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो वहां पर सीधा सीधा इंड्यूसर ब्लॉकेज और उसके बाद इनएक्टिवेशन रिप्रोसेसर। ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है। जो टेम्पलेट स्टैंड है ना बेटा, इसी टेम्पलेट स्टैंड के साथ जो पॉलीमरेज एक्शन और इंड्यूसर का एक्शन दोनों साथ में वर्क करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का है। कौन सा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है, देखिएगा।
यहाँ पर 1990 में बताया है HGP हमें, जिसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलेंगे, और ये ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन ने बताया H2GO। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड एनर्जी और डिपार्टमेंटल एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ, इनका वर्क दिया है। ठीक है, इनकी वजह से HGP का वर्क हमें पता चलता है। और सीधी तरह से हम इसे बता सकते हैं इंटरनेशनल पैटर्न्स इन द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया एंड चाइना, जो HGP के दौर पर हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इतने सारे हमें टेस्ट दिए हैं, जहां पर क्रोमोसोम नंबर दिए हैं, एस्टिमेटेड जीन नंबर दिया है और एस्टिमेटेड बेस पेयर की साइज दी है। देखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? होमो सेपियंस। ठीक है, कितने क्रोमोसोम है बेटा होमो सेपियंस के अंदर? 46। कितने क्रोमोसोम है? 46। एस्टिमेटेड जीन नंबर कितने हैं? 33,000। और एस्टिमेटेड साइज कितने बेस पेयर की? 3 बिलियंस। अब ये आपको याद रखना है 3 बिलियंस, ये एग्जाम में पूछे वाला पॉइंट है। इतना ही नहीं, माउस के अंदर जिसे हम मस्कुलस बोलेंगे, 40 क्रोमोसोम होते हैं, 25,000 एस्टिमेटेड जीन नंबर है। इतना ही नहीं, 2.9 बिलियंस उनका एस्टिमेटेड बेस पेयर है। ओके, फिर देखो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई बोलेंगे, 8 क्रोमोसोम्स है, 13,000 एस्टिमेटेड नंबर्स ये वाले हैं जीन के, और 165 मिलियंस उनके एस्टिमेटेड बेस पेयर है। बेटा ड्रोसोफिला के बेस पेयर हमें याद रखना है। ड्रोसोफिला के बारे में क्वेश्चन आएगा और बहुत बार पूछा भी है, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद राउंड वॉर्म दिया है हमें, जिसे हम क्या बोलेंगे? सिनोरो हैबिटिट्स एलिगेंस बोलेंगे। तो ये एलिगेंस के अंदर देखो 12 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, 19,000 जो एस्टिमेटेड जीन नंबर है, और 97 मिलियंस उनका क्या है? एस्टिमेटेड साइज है। ओके, फिर देखो 25,000 एस्टिमेटेड जीन है, और फाइनली हमें दिखाई दे रहा है 157 मिलियंस। लास्ट ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी 32, 6,000 एस्टिमेटेड जीन पेयर, 1200 मिलियंस क्या है उसके पास? बेस पेयर है। 12 मिलियन, सॉरी 100 नहीं। इसेसिया कोलाई के अंदर 1 ही क्रोमोसोम्स का नंबर दिखाई दे रहा है, 4400 एस्टिमेटेड जीन नंबर है बेटा, और 4.6 मिलियंस क्या है? बेस पेयर से। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। फिर बात चलती है, ओके, फिर बात चलती है बेटा ओके, फिर एक बात आपके सामने आई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। और जहां पर बेस पेयर के साथ हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप किस प्रकार से सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बताते हैं, तो उसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तौर पर बताते हैं। इतना ही नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ऑल्क जाफरीज 1984 में बताई इन्होंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने यहाँ पर हमें बताई थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1984 के अंदर। इसके अंदर 99.9% जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑल पर्सन का सेम होता है, और जो 0.1% दिखाई दे रहा है उसमें डिसिमिलैरिटी होती है। तो जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो 20 से लेकर 100 बेस पेयर तक वो करना पड़ेगी। ठीक है, वो सीक्वेंस अनयूजुअल बेस पर हमें देखना पड़ता है। अब ये देखना है तो हमें वेरिएबल नंबर ऑफ द रैंडम रिपीट्स, ये भी कंसेप्ट याद रखना है, यानी कि बार बार रैंडम रिपीट्स जो आते हैं वेरिएबल नंबर्स वहां पर बेस पेयर का दिखाई देता है, जिसे हम VNTRS बोलते हैं। तो VNTRS को फुल फॉर्म के तौर पर ही याद रखिएगा। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो स्टेप वाइज दी है, वो कितने स्टेप्स है, उस स्टेप्स के ऊपर आप क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आइसोलेट करना पड़ता है, डीएनए को सेलेक्ट करना पड़ता है होस्ट सेल से। ठीक है, तो कहां से लेंगे हम? ब्लड से लेंगे, हेयर रूट से लेंगे, स्किन से ले सकते हैं। उसके बाद रेस्टिकेशन करना है, डाइजेशन करना है, उसके फैक्स फॉर्म करना है, छोटे छोटे टुकड़े बनाना है उसके,
ठीक है, तो वो उसे हम रेस्ट्रिकेशन बोलेंगे। एक अलग अलग लेंथ पर उसे हम कट कर सकते हैं। फिर हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम यूज करेंगे। वहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के तौर पर निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज पोल के साथ डीएनए के फ्रैगमेंट को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर फाइनली हमें डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो दिखाई देंगे। और डीएनए जो लार्ज पीस है, जो स्मॉल पीस है, वो हमें अलग जगह पर लोकेट हुए वाले नजर आते हैं। फिर जब हम उनको देखते हैं, जब एग्जामाइन करते हैं, तो पता चलता है सीक्वेंस क्या है, सिमिलैरिटी कितनी है। तो ज्यादातर ये अल्कली ट्रीटमेंट होती है। कौन सी ट्रीटमेंट होती है? अल्कली, ये बात याद रखिएगा, अल्कली ट्रीटमेंट होती है, ये बात याद रखेंगे हम। समझ में आ गया बेटा? चलो अब देखिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये 3 स्टेप्स वहां पर हो गए, जिसके बाद हमें दिया है साउथर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, जो हम क्या करते हैं, ब्लॉट करते हैं, डीएनए को चिपका देते हैं जेल के साथ एक सीधा सीधा, और हमें जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट दिया है उसके ऊपर, तो उसे ब्लॉटिंग बोलेंगे। और वहां पर नाइट्रोसेलुलस फिल्टर पेपर यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? नाइट्रोसेलुलस फिल्टर पेपर। ओके, यस, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब्स, जो भी डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाए, सीडीएनए उसे बोलेंगे हम। ये डीएनए के प्रोब जो है उसे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद सीधा रेडियो एक्टिव से आइसोटोप के साथ उसे लेबल करके एग्जामाइन करना है। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब। हाइब्रिडाइजेशन में जो भी हमें दिए वाले पेपर कंटेनिंग फ्रैगमेंट्स है, या फिर होस्ट के जो डीएनए है नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर दिए वाले, उन सभी को हम क्या करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड बेस पेयर के साथ और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ सीक्वेंस के साथ डीएनए स्टैंड को हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन जब फॉर्म हो जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा सिमिलैरिटी कितना है। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंट वॉश ऑफ करेंगे, और वॉश ऑफ के बाद हमें पता चलता है फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन उसके लिए फोटोग्राफी लेना बहुत जरूरी है, वो एक्सरे फिल्म के तौर पर हम ले सकते हैं। एक्सरे फिल्म को फिर एग्जामाइन करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रिलेशन और सिमिलैरिटी कितना है। यस बेटा, तो ये बात याद रखिएगा। यस ईशा बेटा, थैंक यू। अक्षय बेटा, नेहा, चैतन्य बेटा, रोहित, पबजी जोकर, क्लेन 9, ओके रोहित, ओके, तो बहुत बहुत बढ़िया। चैतन्य बेटा, यस, VNTR साक्षी बेटा करेक्ट है। यस, लो लेना है बेटा, ओके ओके। रूपाली बेटा, थैंक यू। ओके ओके, क्या बात है। यस बेटा, यस यस, ओके। चलो अब उसके एप्लीकेशंस याद रखना। एप्लीकेशंस कहां पर होते हैं? फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कुछ अगर क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस जैसा कि रेप केस रहते हैं, क्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, मर्डर केस होते हैं, तो उसको एग्जामाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, जो भी वहां पर क्राइम करने वाला होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी यूज किया जाता है बायोलॉजिकल फादर और मदर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट के तौर पर हम पेडिग्री एनालिसिस देख सकते हैं, और कैट, डॉग्स, हॉर्स, ह्यूमंस, इनके ऊपर हम ये अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके एप्लीकेशंस हो गए। एप्लीकेशंस के तौर पर भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको एप्लीकेशंस के साथ जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डायग्राम है उसको याद रखना है। देखो सीधा सीधा ये सैंपल लिया है डीएनए का। अब आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पर जो सैंपल दिया है कुछ इस प्रकार से, देखो ये सैंपल दिया है। ओके, ये एक्सट्रैक्शन करने के बाद इस तरह से डीएनए है, इसे हम आइसोलेटेड बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप है, क्या है? आइसोलेटेड। फिर उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया हमने, डाइजेस्ट कर दिया, रेस्ट्रिकेट कर दिया। रेस्ट्रिकेट करने के बाद उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए। फ्रैगमेंट्स को हमने ट्रांसफर किया है साउथर्न ब्लॉटिंग के लिए, और साउथर्न ब्लॉटिंग के ऊपर जो डीएनए का मेम्ब्रेन
सॉरी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है वहां पर ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद ये देखो यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के साथ जब भी हम आगे चलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसे मेंटेन करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद सीधा सीधा ये फ्रैगमेंट इस प्रकार से दिखते हैं। उनकी फोटोकॉपी लेंगे, फोटोकॉपी लेने के बाद ये हमें स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? स्ट्रैंड। तो इस तरह से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी, और इसके अंदर सिमिलैरिटी दिखती है तो हम जो भी क्रिमिनल होता है, जो भी क्राइम करने वाला होता है, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बात याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस के पूरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म हो गए।